अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ वेव्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेव्स दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। एक टाइप ऑफ वेव इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि उसके पार्टिकल्स की, यानी जिस मीडियम के अंदर से वो वेव गुजर रही है, उसके पार्टिकल्स की मोशन और वेव मोशन की डायरेक्शन का आपस में क्या रिलेशन है या क्या ताल्लुक है। और दूसरी टाइप्स ऑफ वेव हम इस तरह से भी करते हैं कि आया वो किसी मीडियम से गुज़र सकती है या नहीं गुज़र सकती। तो यानी इस तरह से समझ लें, टाइप्स ऑफ वेव बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव। पार्टिकल्स की मोशन और वेव मोशन के हिसाब से हम जो है ना वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो वेव की टाइप्स की है वो है बेस्ड ऑन द प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम। एक मीडियम के अंदर वेव गुजरती है या वेव को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत है या नहीं है, उसके बुनियाद पर भी हम वेव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरी वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो इन दो टाइप्स पे फोकस करेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड टर्म्स कौन सी हैं। और इंशाल्लाह इन दो टाइप्स के बारे में हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली टाइप है जी ट्रांसवर्स वेव। अ ट्रांसवर्स वेव क्या है? अ वेव in which particles vibrate perpendicular to the motion of the wave। दूसरे लफ्ज़ों में समझें, जो पार्टिकल की मोशन होती है, मिसाल के तौर पर एक मीडियम का ये एक पार्टिकल मैंने बनाया है, तसव्वुर करें, और ये अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है, जबकि जो वेव है वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो आप देखें, जो पार्टिकल की मोशन है और जो वेव मोशन है, ये एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहे हैं या एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इस तरह की वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर वाटर वेव्स। जो वाटर वेव्स हैं वो ट्रांसवर्सल वेव्स हैं या ट्रांसवर्स वेव्स हैं। अब किस तरह से वाटर वेव ट्रांसवर्स वेव हैं? देखें, वाटर वेव्स के अंदर ये जो रिपल्स बनती हैं, गोल गोल दायरे बनते हैं, हम जानते हैं ये आगे चल रहे होते हैं और ये ट्रैवल करते हुए आगे जा रहे होते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से समझ लें कि वेव की डायरेक्शन इस तरह से आगे, किसी भी तरफ से समझ लें। लेकिन जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से मूव कर रहे होते हैं? वाटर के पार्टिकल, मिसाल के तौर पर ये वाटर का पार्टिकल है, तो ये जस्ट अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा।
अपनी ही जगह पर खड़े वाइब्रेट कर रहा होगा, अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा, वो वेव के साथ आगे ट्रैवल नहीं कर रहा होगा। अगर हम पार्टिकल की मोशन को देखें और वेव की मोशन को देखें तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा ये एक ट्रांसवर्स वेव है। इसी तरह से एक रस्सी के अंदर देख लें, एक रस्सी जो है वो उसमें जो वेव्स पैदा होती हैं वो इस तरह से बल खाती हुई आगे जाती है। अब बज़ाहिर हमें ऐसे लगता है जैसे ये रस्सी आगे ट्रैवल करती हुई जा रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। रस्सी के पार्टिकल्स जस्ट अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई रेड कलर कर देता हूँ और इसको दोबारा से रस्सी को मूव कराऊँ तो मुझे नज़र आएगा कि रस्सी के का जो पार्टिकल है, ये रेड कलर समझ लो, ये अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा। अच्छा, इधर भी मैं कोई कलर कर देता हूं तो मुझे यहां भी नजर आएगा कि ये भी अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा। यानी रस्सी के पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है, जो वेव है, वो इस तरह से आगे जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। यानी पार्टिकल की डायरेक्शन और जो वेव की डायरेक्शन है वो एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहे हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो ये भी ट्रांसवर्स वेव की एक एग्जांपल है। ट्रांसवर्स वेव हम स्लिंकी स्प्रिंग की मदद से भी बना सकते हैं। अगर हम एक टेबल के ऊपर कोई स्लिंकी स्प्रिंग रख देते हैं और स्लिंकी स्प्रिंग रखने के बाद उसकी एक जगह से हम फ़र्ज़ करो सपोर्ट देकर उसे बांध लेते हैं और उसको फिर लेफ़्ट एंड राइट मूव कराएं, यानी इस तरह से मूव कराएं, इस तरफ से आगे पीछे मूव कराएं, तो स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर भी कुछ इस तरह की वेव्स जनरेट होंगी जो कि ट्रांसवर्स वेव्स होंगी, क्योंकि इसमें पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, अब हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कि ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड होंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको वेव का ग्राफ कैसे बनता है वो समझाने की कोशिश करूंगा। शुरू में हमने ये पढ़ा था कि जो वेव्स हैं वो वाइब्रेशन की मदद से पैदा होती हैं। अब वेव्स और वाइब्रेशंस का आपस में क्या ताल्लुक है और उनको हम ग्राफ की मदद से कैसे शो कर सकते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक सिंपल पेंडुलम है। पहले इसकी वाइब्रेशन पर गौर करते हैं। फ़र्ज़ करो ये सिंपल पेंडुलम है, ये इसमें एक धागा बांधा हुआ है और इस धागे के साथ इस धागे के साथ हमने कोई ये लोहे का बॉब बांधा हुआ है। ये जहाँ पर रेस्ट की हालत में होगी ये कहलाएगी हमारी मीन पोजीशन। अच्छा, अब मैं इस बॉब को मीन पोजीशन से उठाकर इधर ले आया हूँ, यहाँ तक। ये हो जाएगी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन जैसे ही मैं इसे एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ूंगा तो क्या होगा? जाहिर है कि ग्रेविटी की पुल की वजह से ये नीचे आएगा, ये मूव करेगा, वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ, लेकिन ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर ये रुकेगा नहीं, वापस मीन पोजीशन पर जाएगा। अब इसने जहाँ से शुरू किया था, मिसाल के तौर पर इसने शुरू किया था मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन से गया एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आया मीन पोजीशन तक, फिर मीन पोजीशन से गया दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आया मेन पोजीशन तक। यानी जहाँ से स्टार्ट किया था घूम फिर कर वहाँ पर आया, तो हम कहेंगे इसने वन वाइब्रेशन मुकम्मल की। लेकिन इसकी एक वाइब्रेशन से एक वेव भी पैदा होगी, वन वेव भी पैदा होगी। अब उसको हम एक ग्राफ की मदद से शो करते हैं। मिसाल के तौर पर वेव का ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे। ये मैं लाइन निकाल लें और ये इस तरह से लाइन निकाल देता हूँ।
ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये समझ लो आपकी मीन पोजीशन है, और ये समझ लो जो ऊपर वाला पॉइंट है इसे समझ लो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसे भी समझ लो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब एक्चुअली ये देखें, यहाँ से इसके वाइब्रेशन को देखें, ये मीन पोजीशन से गया एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा, ये एक पॉइंट हुआ। तो मैं इसको ग्राफ पे अगर बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये मीन पोजीशन से गया एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा, ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन से ये वापस आया मेन पोजीशन की तरफ, ये दूसरा पॉइंट हो गया। यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आया मेन पोजीशन की तरफ, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, मेन पोजीशन से ये दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। ये देखें, मेन पोजीशन से दोबारा यहाँ पर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से ये वापस आया मेन पोजीशन की तरफ, तो ये वापस यहाँ पर मेन पोजीशन की तरफ आया। आप यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर एक वाइब्रेशन मुकम्मल हुई तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी वेव मुकम्मल हो गई। इस तरह से अगर वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता रहे तो हमारे पास ये कंटिन्यूसली वेव्स पैदा होती रहेंगी। इस तरह से इसमें ये कंटिन्यूस वेव्स जनरेट होती रहेंगी, यानी वो वाइब्रेट करता रहेगा और वेव जनरेट होती रहेंगी। एक वाइब्रेशन से एक वेव जनरेट होती है। अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे और उन्हें डिफाइन करेंगे। देखें, जब हमारे पास एक वेव बनती है उसमें कुछ पॉइंट्स हाईएस्ट पॉइंट पर बनते हैं, कुछ पॉइंट लोएस्ट पोजीशन पर बनते हैं। इस तरह से एक वेव जनरेट होती चली जाती है। अच्छा, इसमें जो पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे बन रहे हैं उनको हम नाम देते हैं क्रेस्ट का, और जो पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पर बन रहे हैं उनको हम नाम देते हैं ट्रफ का। यानी ये जो पॉइंट है जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे बन रहा है, जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट्स हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट्स कहलाएंगे क्रेस्ट्स। ये भी क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है। और जो पॉइंट लोएस्ट पोजीशन पर बनेंगे जैसे ये वाले, इनको हम बोलेंगे ट्रफ। जैसे ये पॉइंट ट्रफ है, ये वाला पॉइंट भी ट्रफ है और ये वाला पॉइंट भी ट्रफ है। अब हम क्रेस्ट और ट्रफ को डिफाइन किस तरह से करेंगे। क्रेस्ट को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अ वेव is called crest। अच्छा, एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, हाईएस्ट पॉजिटिव upper part of a wave is called crest। अच्छा, देखें, वेव के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट अपर कहलाता है और दूसरा पार्ट लोअर कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा बन रहा है ये पूरे का पूरा अपर पार्ट कहलाता है। इसको अपर पार्ट भी कहते हैं और इसको पॉजिटिव पार्ट भी कहते हैं। यानी ये अपर पार्ट भी है, पॉजिटिव पार्ट भी है। अच्छा, दूसरा ये नीचे वाला हिस्सा, ये जो नीचे वाला हिस्सा बनता है इसको हम लोअर पार्ट ऑफ वेव भी कहते हैं
या फिर हम इसे दूसरे लफ्ज़ों में नेगेटिव पार्ट भी कहते हैं। अच्छा, जो अपर पार्ट में सबसे ऊंचा पॉइंट है ये क्रेस्ट कहलाता है, और जो लोअर पॉइंट में सबसे नीचे वाला पॉइंट है ये ट्रफ कहलाता है। ये तो ट्रफ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ट्रफ को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्रेस्ट इज द पॉइंट where the displacement of medium is highest। एक्चुअली ये जो वेव है ये एक पार्टिकल की वाइब्रेशन को भी साथ साथ शो कर रही होती है ना। ये हमारा पार्टिकल है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इस पार्टिकल की टॉप मोस्ट लेवल को शो कर रहा होता है जो कि क्रेस्ट है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इसकी लोएस्ट पोजीशन को शो कर रहा होता है जो कि ट्रफ है। तो जहाँ पर किसी मीडियम का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है जब हाईएस्ट होती है तो हम कहते हैं वो क्रेस्ट पर है। जाहिर है ये वाटर वेव है ना, ये वाटर वेव के अंदर ये पानी का पार्टिकल है, तो यहाँ पानी के पार्टिकल की पोजीशन हाईएस्ट नहीं है, यहाँ पर भी हाईएस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी के पार्टिकल की पोजीशन हाईएस्ट है, यहाँ पर पानी के पार्टिकल की पोजीशन हाईएस्ट है, तो ये क्रेस्ट है। और यहाँ पे पानी के पार्टिकल की पोजीशन लोएस्ट है तो ये ट्रफ है, यहाँ पे पानी के पार्टिकल की पोजीशन लोएस्ट है तो ये ट्रफ है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने क्रेस्ट को डिफाइन किया है ना, एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप ये सारी बातें रिवर्स कर दें तो आपके ट्रफ की डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ट्रफ जो है वो लोएस्ट पॉइंट होता है। चले मैं उसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसकी डेफिनेशन जस्ट मैंने रिवर्स की है। जैसे ट्रफ क्या है, ये लोएस्ट पॉइंट होता है किसी भी वेव का। जैसे ये वेव है, इसमें ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये ट्रफ है। या यूँ समझ लें कि ये किसी भी वेव का लोअर या नेगेटिव पार्ट होता है। मैंने आपको बताया कि वेव के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट ऊपर वाला और नेगेटिव पार्ट नीचे वाला। जो लोअर या नेगेटिव पार्ट होता है उसमें जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो ट्रफ कहलाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में समझें, जहाँ पर वेव का डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होता है, जैसे ये पार्टिकल है ये ऊपर भी मूव कर रहा है और नीचे भी मूव कर रहा है, तो ऊपर इसका सबसे मैक्सिमम फासला है, डिस्प्लेसमेंट है वो क्रेस्ट है, और यहाँ पर इस नीचे वाले हिस्से पर इसका सबसे कम से कम डिस्प्लेसमेंट है तो ये ट्रफ है। तो आई होप आपको क्रेस्ट और ट्रफ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं जब हमने वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ा था, कि जैसे ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ये हमने एक्चुअली पढ़ा था वाइब्रेशन को पढ़ते वक्त। अच्छा, अब हमने देखा कि वेव का जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो इस तरह से ये जो सेंट्रल पोजीशन होती है ये मीन पोजीशन कहलाती है, और ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। तो अगर मैं वेव बनाता हूँ तो इस तरह से वेव बनती है। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या बताया आपको कि मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पर मेन पोजीशंस, तो ये सेंट्रल लाइन है, और ये क्या है, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है
जो कि क्रेस्ट कहलाती है। तो इस तरह से हमारा एम्पलीट्यूड इस मेन पोजीशन वाली लाइन से लेकर इस क्रेस्ट तक का फासला होगा। बात वही है, मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। एक्चुअली यहाँ पर ये लाइन मेन पोजीशन को शो कर रही है और ये मैक्सिमम पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट जो है वो क्रेस्ट को शो कर रहा है। तो ये क्रेस्ट तक का जो फासला है मेन पोजीशन से, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। लेकिन यही सेम टू सेम पॉइंट जो है ना, ये ट्रफ के लिए भी तो वैलिड हो सकता है कि मेन पोजीशन से लेकर ट्रफ तक का जो फासला होता है, ये ट्रफ है हमारा, ये जो टोटल फासला होता है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो आई होप आपको एम्पलीट्यूड का आइडिया समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे देखें जी, डेफिनेशन पढ़ें क्या लिखा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग मीडियम फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन आर मेन पोजीशन। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है कि मेन पोजीशन से लेकर, जैसे ये मेन पोजीशन है हमारी, ये वाली लाइन मेन पोजीशन से लेकर उस पॉइंट तक का फासला जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हो। अब जाहिर है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर या तो क्रेस्ट होगा या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर आपका ट्रफ होगा। तो मेन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक का जो फासला होगा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं मेन पोजीशन से लेकर क्रैश तक का जो फासला होगा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा, या मेन पोजीशन से लेकर ट्रफ तक का जो फासला होगा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। आई होप आपको ट्रांसवर्स वेव्स और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। वेव्स की दूसरी टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। देखिए जी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें जो पार्टिकल की मोशन होती है, मिसाल के तौर पर ये एक पार्टिकल है, इसकी मोशन इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, वाइब्रेशन कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और वेव की मोशन जो है इसके पैरेलल है। अगर आपको पता हो, पैरेलल का मतलब इस तरह की दो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, जो साथ साथ गुजरती हों, वो लाइंस पैरेलल कहलाती है। इसमें जो वेव की डायरेक्शन होती है वो, और जो वाइब्रेशन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। जैसे पिछली जो वेव थी ना, ट्रांसवर्स वेव, उसमें पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसे अप डाउन थी, अप एंड डाउन, और इसमें जो पार्टिकल की डायरेक्शन है वो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी पार्टिकल आगे जाएगा वापस आएगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड है। और वेव की डायरेक्शन इसमें इस तरह से थी, यानी 90 डिग्री बन रही थी, लेकिन इसमें वेव की डायरेक्शन इस तरह से है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करें आप। एक टेबल पर एक स्लिंकी रखें, ये समझ लें हमारा टेबल है। अच्छा, यहाँ पर समझ लो एक सपोर्ट है, और यहाँ पर एक मैंने स्लिंकी स्प्रिंग रखा है जो कि इस तरह से पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप इस स्लिंकी स्प्रिंग को इस तरह से मूव कराएं कि पहले इसे आप अपनी तरफ खींचें आगे और फिर पीछे खींचें, यानी इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएं। अच्छा, जब आप इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, तो आपको इसके अंदर दो तरह के रीजन्स नज़र आएंगे। अच्छा, कुछ जगहों पर ये जो स्प्रिंग की तारें हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगी, कहीं से ये दूर दूर चली जाएंगी, और कहीं से फिर आप देखेंगे ये स्प्रिंग की तारें क्लोज क्लोज हो जाएंगी, और कहीं से फिर ये दूर दूर चली जाएंगी। जहाँ पर ये एक दूसरे के करीब करीब आ जाती है ना, उस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशंस।
ये रीजन जो है ये कंप्रेशन का रीजन है। और ये वाला रीजन जहाँ पर ये देखें तारें क्लोज क्लोज आ गई हैं, ये वाला रीजन भी कहलाएगा कंप्रेशन। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये जो स्प्रिंग की वायर्स थी वो एक दूसरे से दूर दूर चली गई है, ये कहलाएगा रेयरफेक्शन। और ये कहलाएगा रेयरफेक्शन। इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है ना, अंदर आपको दो बातें जहन में रखनी है। एक तो पार्टिकल की मोशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती है, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड आगे पीछे होती है, और वेव की डायरेक्शन उनके साथ साथ पैरेलल होती है। यानी पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन एक दूसरे के पैरेलल होती है। दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में हमेशा कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनते हैं। अब मैं डिफाइन कर लेता हूं कि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस क्या होते हैं और उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। पहले कंप्रेशंस क्या है? कंप्रेशंस इज अ रीजन इन अ मीडियम वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। यानी कि कंप्रेशन किसी भी मीडियम के अंदर वो जगह है, वो रीजन है जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाए। जैसे स्लिंकी में मैंने इस एग्जांपल दी, जहाँ पर उसके कॉइल्स करीब करीब आ जाते हैं वो कंप्रेशन है, और जहाँ पर दूर दूर हो जाते हैं वो रेयरफेक्शन है। फिर जहाँ पर क्लोज क्लोज हो जाते हैं वो कंप्रेशन है, फिर जहाँ से दूर दूर हो जाए वो रेयरफेक्शन है। जैसे ये कंप्रेशन है और ये रेयरफेक्शन है। एग्जांपल देख लें, मिसाल के तौर पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एक एग्जांपल है, मशहूर एग्जांपल, जो कि वो साउंड वेव्स हैं। अच्छा, साउंड वेव्स में भी असल में जो एयर के मालिक्यूल है ना, जहाँ पर क्लोज क्लोज आ जाए वहाँ हम कहते हैं कि कंप्रेशन हो गई है। जैसे यहाँ पर फर्ज करो एयर के मालिक्यूल क्लोज क्लोज हो गए, और जहाँ पर एयर के मालिक्यूल दूर दूर हो जाएं वहाँ पर समझ लें रेयरफेक्शन है। और जहाँ पर फिर ये दोबारा क्लोज क्लोज आ जाए वहाँ पर ये कंप्रेशन का रीजन बन जाता है, और जहाँ से ये फिर दूर दूर हो जाए वो रेयरफेक्शन है। तो ये वाली जगह जो है ये कंप्रेशन है, ये वाली जगह जो है ये कंप्रेशन है, ये वाली जगह रेयरफेक्शन है, ये वाली जगह रेयरफेक्शन है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि कंप्रेशंस क्या है। रेयरफेक्शन बिल्कुल इसका उलट है, जहाँ से पार्टिकल दूर दूर हों और उनमें गैप पाया जाए वो रेयरफेक्शन है। चलें इसको भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ। रेयरफेक्शन की डेफिनेशन देख लें। रेयरफेक्शन इज अ रीजन वेयर पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अपार्ट का मतलब होता है दूर दूर, जहाँ से पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो वो रेयरफेक्शन होता है। अच्छा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बारे में एक और पॉइंट भी जहन में रख लें। कंप्रेशन में हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पर मालिक्यूल ज़ाहिर है करीब करीब होते हैं तो हाई प्रेशर होगा, या पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं तो हाई प्रेशर होगा। और हाई डेंसिटी भी होती है, हाई डेंसिटी भी होती है। डेंसिटी जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा क्लोज हो वहाँ हाई डेंसिटी होती है, जहाँ पर दूर दूर हो वहाँ कम डेंसिटी होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम रेयरफेक्शन की बात करें तो रेयरफेक्शन में लो प्रेशर होता है और लो डेंसिटी होती है। आई होप कि आपको दोनों टाइप्स अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। कोई क्वेश्चंस हो, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।